हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हम एक ऐसे अभिनेता से, ऐसे कद्दावर कलाकार से आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सारे मीडियम में अपना परचम लहराया। वो सिनेमा हो, थिएटर हो, टीवी हो, ओटीटी हो, और उनका चेहरा देखते ही आपको ये लगता है कि यार ये किरदार जो है ये है तो दमदार। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गिल साहब की, अवतार गिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पराग। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। मतलब 44-45 साल की एक जर्नी आपकी, सिनेमा, ये अभी थिएटर, एक सैतालीसवां अभिनय, 47 साल। सैतालीसवां साल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है सिनेमा? क्या आपकी नज़र में किस तरह से देखा जाए सिनेमा को? सिनेमा जब हम शुरू में देखते थे बचपन में या कॉलेज में, तब ये एक मिस्ट्री थी, चमत्कार था, कमाल था, करिश्मा था। ये क्या होता है भाई? ये पर्दे पे लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये कैसे होता है? उसको देखते देखते एक उत्सुकता बढ़ी कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो पहुंच तो थी नहीं वहाँ तक जाते। तो धीरे धीरे जब कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ लोगों को नाटक करते देखा, स्टेज में थिएटर करते देखा, तो हमें भी शौक़ हुआ, क्योंकि हम लोगों को सिनेमा में तो देख ही चुके थे। तो वहाँ जो फैशन होता था, जो हेयर स्टाइल होता था, जो कपड़े होते थे, तो उन दिनों जो सिनेमा में नज़र आते थे अक्सर लोग उसको कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे। और उन दिनों हेयर स्टाइल होता था जो सैलून के बाहर जो स्टार नंबर 1 होता था उसकी तस्वीर बनी होती थी या लगी होती थी, लोग वैसे बाल बनाते थे। पहले सुनते थे कि दिलीप साहब जैसे बाल बनते हैं, फिर राजेश खन्ना जैसे बनने लगे, फिर अमिताभ बच्चन जैसे बनने लगे। तो ये जो ट्रेंड था ये आपके मन में एक उत्सुकता पैदा कर रहा था उस वक्त हम लोगों के, क्योंकि सिनेमा के अलावा और कोई तरीका नहीं था एंटरटेनमेंट का। और हमारी ज़िंदगी में सिनेमा उतना ही बड़ी चीज़ है जितना कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदुस्तान में लोगों के लिए। ये पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो एक अभिनेता के पॉइंट ऑफ व्यू से अवतार गिल ने तमाम सारे बदलाव देखे सिनेमा में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा में क्या बदलाव देख रहे हैं आप लगातार? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से और बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया जी था। जी जी। अब बहुत बदलाव आ रहा है और मैं कहूँगा 360 डिग्री घूम गया सिनेमा, पूरा ऐसा घूम गया। और किसी एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में। वो एक्टिंग हो, वो स्क्रिप्ट हो, कंटेंट हो, फोटोग्राफी हो, आर्ट हो, लोकेशन हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, स्पेशल इफ़ेक्ट हो, वीएफएक्स हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें चेंज नहीं आया। क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंज आना चाहिए और चेंज आया। हर फील्ड में आता है, हमारी ज़िंदगी में भी आता है और आना भी चाहिए। क्योंकि अगर एक स्टैगनेंट कोई चीज़ होती है तो वो सड़ जाती है, बास मारने लगती है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो एक जगह पे खड़ा हो। तो चेंजेस आते गए और लोग उसको अडेप्ट करते गए, पीढ़ियाँ चेंज होती गई। तो ये तो लाजमी था। गिल साहब, आप तो आउटडेटेड हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने 45 सालों में आप निरंतर बने हुए हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से बने हुए हैं। खैर वो अपन अब चर्चा करेंगे। मुझे इस दिलीप साहब की बात पे इरफान भाई की एक बात है। इरफान भाई से बात हो रही थी, इरफान भाई मिलने गए, दिलीप साहब ने उनको बुलाया था कि मिलने। तो कुछ सवाल उन्होंने पूछा कि आप इतना लंबा करियर आप कैसे खेल पाए। तो उन्होंने जो बात की वो कितने, मतलब वो क्या अद्भुत बात है। बोले, काके अपन सब खिलौने बेचने वाले हैं, अपनी टोकरी में खिलौने उतने ही है, अब उसको साल भर में बेच लो या 50 साल में बेचो, खिलौने उतने ही है ना। एक बार स्क्रीन की पार्टी चल रही थी उन दिनों, ये जू सेंटोर जो ट्यूलिप स्टार हो गया बाद में। यहाँ बहुत पार्टियाँ होती थी, फिल्म के मुहूर्त की, म्यूज़िक रिलीज़ की, हर रोज़ पार्टी, मतलब एवरी डे, एवरी संडे।
तो मैं और आलोकनाथ खड़े थे। 26 सितंबर, मुझे कभी नहीं भूलती बात, 26 सितंबर को देव साहब का भी बर्थडे होता था, स्क्रीन का भी होता था। तो उसमें पार्टी थी और उसमें सारी दुनिया आती थी। तो मैं और आलोकनाथ, हमारे हाथ में ग्लासेस थे, हमने देखा दिलीप साहब वहाँ से कुछ करते हैं, हमने ग्लास ऐसे करके पीछे रख दिया। तो उनकी आदत थी, एक तो यहाँ ऐसे मारते थे या फिर पेट पे, और पंजाबी में बात करते, हाँ हमेशा, और भूल जाते थे सामने वाले को आती है कि नहीं, हर एक को, क्या हाल है तेरा, हाँ और वधिया, वाल लेना, वो पाकिस्तानी पंजाबी बोलते थे। तो ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब दिलीप साहब कुछ कुछ टिप दीजिए, कुछ अच्छी बात बताइए लाइफ में। 25 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे, मैं नया नहीं था। तो मुझे बोले काका, पंजाबी में बोला, इस इंडस्ट्री विच चंगा काम तो मिल नहीं सकता, अच्छा काम आपको मिलेगा नहीं, तो जो कम बुरा है वो ले लो। अच्छा काम आपको मिल नहीं सकता, जो कम बुरा है वो ले लो। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना ना, तो ना बोलना सीखो, और ना सिर्फ बड़ा आदमी ही कर सकता है। ये बोला उन्होंने और वो हमको छोड़ के आगे बढ़ गए। तो आलोक ने मुझे देखा, बोला यार क्या बात बोल के गए। तो मैं भी बोला हाँ यार, और तो था उनका। फिर एक 5-7 मिनट के बाद मैंने बोला, मैंने कहा आलोक, वो बात हमारे लिए नहीं है, वी आर बैगर्स, वी कांट चूज। हम चूज करके काम नहीं लेते, हमको तो काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो भी मिलता है हमको लेना पड़ता है। तो बात बहुत अच्छी है, मगर हमारे लिए नहीं है। मतलब इतना रियलिज्म, मतलब उस आदमी ने 50 साल पहले, 60 साल पहले वो रियलिज्म दे दिया है जो आज का सिनेमा चाह रहा है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा एक खबर है लोगों के बीच में कि दुनिया का पहला मेथड एक्टर मार्लिन ब्रांडो पैदा हुआ था। ये ऐसा किताबों में भी है, सब मानते भी हैं, सब जानते भी हैं। लेकिन मार्लिन ब्रांडो 48 में आया था, दिलीप साहब 44 में आए थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। और वो तब वो एक्टिंग करते थे जो आज चल रही है सिनेमा में। 100 साल से ज़्यादा हो गया है सिनेमा को, 113 या 115 साल कितने भी हो गए। अब जो एक्टिंग लोग कर रहे हैं ना, कि बोलते यार बड़ा सटल करो, वो तब करते थे शुरुआत में पहले से। मतलब उन्होंने कभी, जबकि हमारे सिनेमा पे ड्रामा का बहुत असर था कि हम बहुत ड्रामेटिक, क्या कहा तुमने, हाँ, इस तरह का जो ड्रामा का असर था, खास करके पारसी थिएटर का। तो उस ज़माने में भी वो इसी तरह बात करते थे कि भाई क्या कह रहे हो तुम, फलाना कर रहे हो। तो बोले माइक यहाँ, आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो थिएटर में तो आप इसलिए बोलते हैं कि आखिरी रो तक आपकी आवाज़ जाए, डायलॉग सुनाई दे, और आप जेस्चर लाउड करते हैं ताकि उसको भी नज़र आए जो पहली रो वाले को देख रहे हैं। लेकिन ये तो सिनेमा इतना बड़ा पर्दा है, आपका क्लोज आता है, आपकी आँख, आपका नाक, एक एक रोआ नज़र आता है, एक एक बाल नज़र आता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है। जो ये टेक्निक समझने को सालों साल लगते हैं लोगों को, कि कितना लाउड करना, कितनी बड़ी आँख करनी है, कितना ज़ोर से बोलना, वो उन्होंने महारत हासिल थी। तो 18 साल का अवतार गिल जब पहुंचा नाटक करने, और फिर बाद में उसने मन बनाया कि अब तो एक्टिंग करूंगा, तो जाट परिवार के बाप ने सुताई नहीं लगाई आपके? बच गया बस, वो हमारी माता श्री ने बचा लिया। थे तो वो खिलाफ, लेकिन माता श्री ने बचा लिया। और वो एक आपकी समझ होती है ना, जो मतलब पहले सोचा, स्कूल में सोचा, पहले हीरो थे चाइल्डहुड फ्रेंड, हीरो दारा सिंह, मैं पहलवान बनूंगा, वो नहीं बन पाए। फिर वो देखी अपना फिल्म हकीकत, तो मैं तो अपना एयरफोर्स में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा। तो मदर ने वहाँ नहीं जाने दिया। फिर वो हुआ अल्टीमेटली आके जो खालसा कॉलेज में, क्योंकि खालसा कॉलेज गढ़ था एक्टरों का, एक एक्टर्स, एक एथलीट, सबसे ज़्यादा ओलंपियंस
खालसा कॉलेज दिए, और तीसरे गुंडे जो कॉलेज लेवल के मारा मारी करने वाले होते थे। और फिर हमको पता लगा कि दिलीप साहब खालसा में पढ़े हुए हैं, तो दिलीप साहब खालसा में से थे, गुलजार साहब खालसा कॉलेज में थे, सागर सरदी खालसा कॉलेज में थे, रमेश तलवार खालसा कॉलेज में, मेरे साथ थे रमन कुमार और जावेद खान, और भरत कपूर भी हमारे साथ उठते बैठते, वो भी काम करते थे प्लेस में, लेकिन वो खालसा में नहीं थे। फिर हमको पता लगा था कि राजेश खन्ना भी इन सब के साथ बैठते थे, यहीं पे केसी कॉलेज में थे, मगर क्योंकि उनके गुरु वीके शर्मा थे, वो खालसा कॉलेज में थे, जो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। तो ये जो एटमॉस्फियर था ना, बाद में तो फारूक शेख वगैरह भी तो खालसा फारूक है। नहीं, फारूक शेख जेवियर में थे, फारूक अच्छा। शेख और शबाना, बट ये ग्रुप में आ गए थे इप्टा में। हमारा सबका ग्रुप ये हो गया था, वहाँ से एक हो गए थे इप्टा में आने के बाद। तो इन लोगों का जो एटमॉस्फियर था, वो एक बातचीत थी, वो कमाल था कि वो जो है, वो शौक जो है या पैशन जो है, वो प्रोफेशन बन गया। और मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि पैशन प्रोफेशन बन जाए तो और क्या चाहिए यार, कि आप रोज़ी रोटी उसी से खा रहे हैं जो आपको शौक़ था करने का, और वही आपको रोज़ी रोटी मिल रही है। नहीं तो लोगों से मैं मिलता हूँ कि नहीं यार, रोज़ी रोटी के चक्कर में वो छोड़ना पड़ा, रोज़ी रोटी के चक्कर में यहाँ आना पड़ा। रोज़ी, ऊपर वाला हमारे पे मेहरबान था। तो 7 जन्म का पुण्य चाहिए आपको। बस वो कि भाई आपका शौक़ भी रखिए, पैशन भी रखिए, और रोज़ी रोटी भी कमाइए। और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि भाई, या माँ बाप की दुआएं कह लो, जो भी है, या लक्की कह लो, जो भी कह लो उसको, तो और ऊपर वाले की दया से आज तक रोज़ी रोटी मिल रही है, शुक्र है उसका, ऊपर वाले का। तो आपके जीवन में लगे रही मुन्ना भाई का फल कब आया फिर? मैं तो कहूँगा ना, ये जो हो गया था, इससे लोग पहचानने लगे थे। हाँ। और इसके बाद जब मैं जाता था तो लोग, नुक्कड़ में तू, हाँ देखा देखा, उससे शुरू हो गया था काम वाम मिलना, तो मैंने करना शुरू कर दिया था। फिर एक पिक्चर आई थी मेरी, कब्ज़ा, भट्ट साहब की, संजय दत्त और राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह, सलीम साहब ने लिखी थी। मेरे ख्याल से शायद सलीम साहब की पहली पिक्चर थी सलीम जावेद के सेपरेट होने के बाद। उसमें मुझे एक इंस्पेक्टर का रोल दिया था, करप्ट इंस्पेक्टर का। उसके टोटल 4 सीन थे, तो 3 सीन में वो करप्ट है और चौथे सीन में वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फिल्म तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये कैरेक्टर लोगों को दिमाग में रह गया, जहन में रह गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता था। और सलीम साहब ने कमाल के डायलॉग लिखे हुए थे। तो उससे मैं टाइप कास्ट हो गया कि जहाँ इंस्पेक्टर का रोल निकलता था मुझे बुला लो। तो मैंने कुछ 40, 50, 60 फिल्में एज इंस्पेक्टर ही कर डाली। इफ्तिकार साहब को चैलेंज किया हाँ, था? उन्हें मैंने, वो इफ्तिकार साहब तो कमिश्नर करते थे, मैं तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कमिश्नर, जो भी है, डीआईजी, पॉजिटिव नेगेटिव, ना मत बोलो, क्योंकि रोज़ी रोटी का सवाल था। तो उसके बाद तब तक शादी भी हो गई थी, तो घर भी चला रहा था। अब हमको तो बाप ने पाल लिया, बाप हमको और हमारे बच्चों को भी पाले तो गलत बात है ना। हाँ। तो वो भी थोड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। तो उस चक्कर में फिर ये काम मिलता गया। ठीक है, आदमी ज़िंदगी भर ये कंप्लेन करता रहता है कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप अपने अंदर कोई कमी देखिए ना, होगी जो नहीं मिला होगा। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कमी तो नहीं, जिस कैलिबर के आप एक्टर हैं, मैं आपको स्टेज पे भी देख चुका हूँ, आपको फिल्मों में तो हमारे यहाँ पे प्रतिभा के जैसे दिलीप साहब ने कहा कि काम अच्छा शायद ना मिले, है ना। आप एज एन एक्टर, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनको वो अभी ऑप्टिमम उनका यूज़ हुआ नहीं, जैसे आपका। यार वो, या तो आप ये सोच के मायूस हो जाइए, या फिर आप कंप्लेन करते रहिए, या फिर ये है कि यार सरवाइव करना है, बच्चे पालने हैं, रोज़ी रोटी है, जो आ जाए करते जाओ, जो आ जाए करते जाओ। मैं ये अक्सर कई बार बोल चुका। मरहूम मदनपुरी साहब एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे कि यार हम लोग तो कांदा बटाटा हैं, प्याज और आलू हैं, हम हर सब्ज़ी में डाले जाते हैं, हमारे बिना कोई सब्ज़ी नहीं बनती, लेकिन सिर्फ हमारी सब्ज़ी भी नहीं बनती।
तो बोलते हीरो बूढ़ा हो जाएगा, हीरो फ्लॉप हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हम कैरेक्टर एक्टर हैं, हम ना हिट होते हैं ना फ्लॉप होते हैं। हमारी ना उम्र होती है ना बूढ़े होते हैं। हम तो चलते रहेंगे, मरते दम तक काम करते रहेंगे। देन द मोस्ट आइकॉनिक घटना जो सिनेमा की हुई वो हुई महेश भट्ट एंड अवतार गिल। हाँ, वो महेश भट्ट यार आदमी है, दोस्त आदमी है। मैं उस आदमी उसने को वो मतलब उसको डिफाइन करने का कोई एक डेफिनेशन नहीं है महेश भट्ट को। नहीं, वो है भी नहीं। वो सूफी है, मैं उनको बोलता हूँ दुनियावी साधु है वो, कि तमाम सारी लफड़े दफड़े उनके जीवन के जो नहीं, हुए आपने पर बड़ी अच्छी बात की, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसके इतने रूप हैं, इतनी उसकी प्याज होता है ना कांदा, उसमें निकालते जाओ निकलते जाएंगे, तो उसमें वो निकलते जाएंगे। तो यार मैं सोचता हूँ कि आपको लाइफ में अगर ऐसा एक आध दोस्त मिल जाए तो और क्या चाहिए। आई बीन वेरी लकी कि उसने बच्चे की तरह उंगली पकड़ी और लेके चलता रहा, मैं उसके साथ साथ चलता रहा या उसके पीछे पीछे चलता रहा, जो भी कहो, और आज तक उसके साथ साथ चल रहा हूँ। तो आई फील आई एम वेरी लकी। आपके मित्र हैं इतने लंबे एसोसिएट, लेकिन मैं महेश भट्ट को छूत की बीमारी मानता हूँ। जिसको लग जाए ना महेश भट्ट, उससे छूट नहीं सकता है। इसका मैं आपको बेटर वर्ड दे देता हूँ। आपने लफ्ज़ अच्छा नहीं यूज़ किया, मैं आपको अच्छा लफ्ज़ देता हूँ कि एडिक्शन है। बहुत बुरा, बहुत बुरा। मतलब मैं भट्ट साहब से मैं एग्री करता 25-30 बार मिला होऊंगा जीवन में, लेकिन आपको लगता है कि यार भट्ट साहब मिल जाए तो 1 घंटा उनके साथ बैठ जाए यार। हूँ। ये मुझे बहुत लोग बोल चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। और एडिक्शन है। वो आदमी हर समय एक नई चीज की तलाश में रहता है, हर समय। रेस्टलेस आदमी है। मतलब मुझे याद है एक रेस्टलेस बार रेस्टलेस। सोनी की फिल्म थी जहर, उसके शूट गोवा में चल रहा था, और हम सब मतलब वो ऊपर चर्च में कहीं पे था, गर्मी वैसे ही गोवा में, पसीना तर ऊपर पहुंच रहे हैं। भट्ट पूजा की साहब, पिक्चर थी वो। हाँ सोनी यस ने, हाँ, आपके मुंह से वो सोनी की। पूजा की फिल्म। ऊपर पहुंचे और भट्ट साहब वहां खड़े थे। अरे वो अमेरिकन इलेक्शन का नतीजा आया क्या? हाँ मैंने कहा भट्ट साहब सांस तो लेने दो। हाँ, वो सही है। उसको एक तो पढ़ने का शौक है, सेल्फ एजुकेटेड आदमी है, कोई डिग्रियाँ विग्रियाँ नहीं की, सेल्फ एजुकेटेड है, और हर टॉपिक की किताब पढ़ने में शौक रखता है, और हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है। और जैसा आपने कहा, उसको शौक है हर चीज़ जानने का, हर चीज़ पढ़ने का, और अपने आप को एनलाइटन करके रखता है वो, सेल्फ एजुकेट करके, जो बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है। पढ़ने का शौक हो तो इससे अच्छा शौक क्या हो सकता है। मतलब दो मास्टर्स जिसको मिले हो, ओशो और यूची कृष्णमूर्ति जैसे, सही बात है। तो ये तो बड़ा डिवाइन कॉम्बिनेशन है सही ना। बात। डिवाइन कह लो या रेयरेस्ट। हाँ, रेयरेस्ट। तो ये जो जुनून था उनका जीवन के को देखने का, ये शुरू से था या? यार जब से मैं मिला हूँ तब से तो था, उसके पहले का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट मिला हूँ इनको। इनका बिगिनिंग का जो पीरियड रहा रजनीश के साथ का, वो मैंने नहीं देखा। मैंने यूजी के कांटेक्ट में आने के बाद मिला हूँ मैं। तो इनकी जो पहली 4 फिल्में थी जो बनाई इन्होंने, बड़ी फिल्में, और चारों फ्लॉप हुई। जब ये रजनीश वाले कपड़े पहनते थे, लंबे बाल होते थे, माला पहनते थे, ये पूरा ग्रुप था, एक महेश भट्ट, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, विजय आनंद, अमित खन्ना, डैनी, एक बहुत बड़ा ग्रुप था। हाँ हाँ, इन साथ में परवीन भाभी, ये सारा बड़ा ग्रुप था वो। तो तब मैं नहीं मिला इनको। इनकी पहली मंजिलें और भी हैं, लहू के 2 रंग, विश्वासघात और नया दौर, ये फिल्मों के दौरान नहीं मिला था मैं उसके बाद मिला हूँ, जब ये अपना सारी फ्लॉप हो गई थी। एक बार ये आउट हो गए थे इंडस्ट्री से, और उन दिनों ये सारांश बना रहे थे, उसके दौरान में जाके मेरी मुलाकात हुई। इनफैक्ट सारांश की एडिटिंग कर रहे थे जब मैं इनसे मिला, तब जाके। तो मैंने यूजी वाला दौर देखा है, सॉरी वो रजनीश वाला नहीं देखा, लेकिन मैंने वो देखा हुआ है, रात रात भर शराब पीना और फिर एक झटके में शराब छोड़ देना, एक झटके में सिगरेट छोड़ देना कि नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। वो दौर भी देखे, और रात रात भर पीने वाले भी देखे, साथ बैठ के पी भी रात रात भर। तो
तो सारे दौर देखे मैंने उसके, वो झगड़ा करने वाले दौर, चीखने वाले, सामने वाले को गले से पकड़ लेना, वो बोल रहा हूँ, वो सारा भी सब कर गए। मतलब और ये आदमी में गट्स चाहिए, बहुत मादा चाहिए कि आप आपके जीवन पे फिल्म भी बना दो, उसको दिखाने में आप कोताही ना करें, उसमें कहीं बेईमानी ना करें। ये बहुत बड़ी बात है गट्सी आदमी तो है, अब भी है, वो पैदाइशी है, पंगे लेने वाला आदमी है। और अगर आपसे दोस्ती है तो आपका साथ देगा, निभाएगा, आपके साथ खड़ा होगा। यार आदमी है, दोस्त आदमी है, है। मर्द आदमी है, अद्भुत अद्भुत। खैर, ये बातचीत तो मतलब मैं आपसे घंटों घंटों बात कर सकता हूँ। हाँ मैं भी। कुछ और लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनके को मैं नहीं देख पाया, या मेरे बाद की जनरेशन जिनके नाम ही सुने, उनकी पर्सोना, उनके काम का स्टाइल। आपने ऋषिदा के साथ काम किया, ऋषिदा के बारे में कुछ बताइए, क्या कैसे थे वो, क्या उनका स्टाइल था काम करने का? ऋषिदा जो है, मतलब मुझे तो वो एक बाप की तरह प्यार करते थे, बेटे की तरह ट्रीट करते थे। और मैंने उनके साथ 2 सीरियल में काम किया। एक सीरियल था, दिल्ली के एक प्रोड्यूसर थे सूरी करके, उनके साथ मैंने 1 एपिसोड किया था। और दूसरा फिर अपना मौसमी के हस्बैंड है बाबू, जयंता मुखर्जी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसमें मैंने फिर लंबा काम किया था, 26 में से 23 एपिसोड किए थे। उसका नाम था तलाश। और मैं, सुष्मिता मुखर्जी और राजेंद्र गुप्ता, वो हीरो हीरोइन थे, मैं उसमें मेन विलन था। और बड़े लोग थे उस ज़माने के सीरियल में के हिसाब से। ये 92 का सीरियल होगा ये, मतलब उसमें मौसमी ने भी रोल किया था, उसमें गोगा कपूर भी थे, उसमें विजेंद्र गाडगे भी थे, उसमें आलोकनाथ भी थे, उसमें आशा शर्मा भी थी। तो सारा फिल्मी। हाँ, ये सारे लोग थे। और ऋषिदा 1 दिन में 1 एपिसोड शूट कर देते थे, सुबह से शाम तक। और 1 दिन में एडिट करते थे 1 एपिसोड, जो मैंने ना सुना ना देखा है, तब भी नहीं, आज भी नहीं। कोई माई का लाल नहीं कर सकता। और उनके बारे में बताऊं, वो सुबह स्क्रिप्ट आती थी तो वैसे करते थे। फिर वो राइटर खड़ा होता था उनके साथ, लॉरी लॉरी करके, क्रिश्चियन था या क्या, LARI लारी। ये 22 मिनट का 1 मिनट शॉट है, स्क्रिप्ट देख के ऐसा 1 मिनट का सीन और लिख के लाओ, 23 मिनट का चाहिए, 22 मिनट है। उस जो एपिसोड शूट करते थे वो 23 मिनट का ही शूट होता था। वो 1 दिन में इसलिए करते थे क्योंकि सिर्फ क्लैप काटना होता था उनको, वो आधा मिनट भी एक्स्ट्रा शूट नहीं होता था। और वो आपको स्क्रिप्ट दे देते थे, और आपको 9 बजे की शिफ्ट में 9 बजे वो शॉट ले लेते थे, आपको 8:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, और 9 बजे आपका शॉट हो जाता था, और शाम को पैकअप हो जाता था आपका। और सबको बेटा 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 बोलते थे, और जिसको डायलॉग नहीं याद होते थे उस पर बहुत बिगड़ते थे, बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे, आदमी डर जाता था कि आपके पेशाब निकाल दे, ऐसा है, इतनी ज़ोर से बोलते थे, टेरर थे वो। तुम क्या करता है बेटा, तुम स्क्रिप्ट घर में तकिया का नीचे रख के सोता है क्या? वो मेरे से इतना प्यार करते थे क्योंकि मैं डायलॉग याद करके आता था। एक तो एडवांटेज थी, थिएटर करता था मैं, दूसरा मैं मेकअप करते करते डायलॉग याद कर लेता था। तो सबको बोलता, वो अवतार को देखो, वो कैसा घर में पढ़ के आता है, हाँ उसको सब याद है, तुम लोग सोता है तकिया का नीचे रख के। तो आई वॉज हिज फेवरेट एक्टर, नॉट कि मैं कमाल का एक्टर था, क्योंकि मैं रिटेक नहीं देता था। और फिर मैं उनके घर भी जाता था, उनके साथ उठना बैठना था मेरा। उनके एक भाई थे छोटे, उनके साथ, उनकी बेटी की आगे 2 बेटियां थी, टापुर और टुपुर ट्विंस, उनके साथ मैं बहुत उनके एंड तक मिलता रहा, उनके घर में जाता रहा। और एक दिन मुझे उन्होंने कहा भी, बहुत प्यार कर, तू बहुत लेट मिला है बेटा, अभी तो हमारा ज़माना नहीं है, अभी तो हम पिक्चर नहीं बनाता है। तो मैंने कहा दादा, हिम्मत नहीं होती थी आपके पास आने की। जो आदमी अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट कर रहा है, राजेश खन्ना को डायरेक्ट कर रहा है,
धर्मेंद्र को डायरेक्ट कर रहा है। आपको पता है इज दी ओनली डायरेक्टर हु हैज डायरेक्टेड दिलीप कुमार, राज कपूर एंड देवानंद, तीनों को डायरेक्ट किया हुआ है। तो मैं बोला हिम्मत नहीं होती थी। ये जो लास्ट पिक्चर उन्होंने बनाई झूठ बोले कौवा काटे, ये जी के लिए टेलीफिल्म बना रहे थे। अच्छा। हाँ, फारूक शेख हीरो होने वाले थे और अमरीश पुरी का रोल मैं कर रहा था। और इसको प्रोड्यूस कर रहे थे पुराने जो प्रोड्यूसर थे राजेंद्र भाटिया, उनके दो बेटे थे। हाँ, अनिल भाटिया और विनय भाटिया, ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर वहाँ नहीं प्रोड्यूस करके इन्होंने अपना बनाई पिक्चर, बप्पी सोनी बीच में आ गए, उन्होंने बनवाई पिक्चर। तो उसमें भी मुझे इन्होंने एक अच्छा रोल ऑफ़र किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं शूटिंग कर रहा था सिरसा में, हरियाणा में, किला फिल्म की, दिलीप साहब वाली। है हाँ, दिलीप साहब वाली। तो मुझे फ़ोन आया बप्पी सोनी जी का, अवतार तू कल आ जा। कहाँ है? मैंने कहा जी सिरसा में। कल आ जा, परसों तेरी शूटिंग है। मैं बोला कौन सी? बोले एक फिल्म है। मैंने कहा कौन है डायरेक्टर? बहुत बड़ा डायरेक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, तू आ जा। मैं गया उमेश मेहरा के पास। मैंने कहा यार मैं जा सकता हूँ बॉम्बे? बोले यार काम तो ज़्यादा नहीं है, मगर दिलीप साहब के साथ है, और दिलीप साहब का तेरे को पता है कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता। फिर मैंने अपना मना कर दिया उनको। फिर जो उनको लग रहा था कि यार मैं पहले अमरीश पुरी का रोल कर रहा था, नहीं कर पाया, फिर दूसरा रोल दिया, वो नहीं कर पाया। फिर मेरे को एक दिन बॉम्बे में बोला, फ़ोन आया, बेटा एक सीन करेगा मेरा पिक्चर में? मैं बोला दादा एक शॉट भी करूँगा। तो ठीक है, बोले मैं बताता हूँ, तेरा 2 दिन के बाद नागी विला में शूटिंग है तेरी, जू में, सरदारों के बगले में। फिर मुझे दूसरे दिन फ़ोन आया, बेटा वो कोई और कर रहा है सीन। मैंने कहा कोई बात नहीं था, वो सतीश कौशिक ने किया था। हाँ। उसकी कुछ और वजह थी, किया वो सतीश कौशिक। हमारे यहाँ पे वजह अलग अलग हो जाती है। हाँ, तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं। बोला बेटा वो कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। एक एक दो सवाल, मतलब बच्चन साहब के बारे में दुनिया सब जानती है जी। एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अमिताभ बच्चन एज एन एक्टर कैसे आप इवेल्युएट करेंगे? कमाल है, कमाल है। वो आपको कभी ये फीलिंग नहीं देंगे अमिताभ बच्चन कि वो बहुत कमाल के एक्टर हैं और उनको सब कुछ आता है। वो आपके साथ बाकायदा रिहर्सल करेंगे हर शॉट की। वो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आने देते कि अवतार गिल तुम अमिताभ बच्चन के साथ खड़े हो। वो टाइम पे आएंगे, वो कहीं कोई बात नहीं करते, वो सेट पे आके बैठ जाएंगे और जब तक आप कहेंगे नहीं वो उठ के नहीं जाएंगे। उनकी सिंसियरिटी 100%, उनकी ऑनेस्टी 100%। मजाल है कि वो न्यू कमर में और उनमें कोई फ़र्क हो, जितनी तारीफ हो कम। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर किसी आदमी को अपना कैरियर हैंडल करना है फिल्म लाइन में, तो वो अमिताभ बच्चन से जाके सीखे, या काम पे जाने से पहले उसके घर के बाहर जूते उतार के उसको नमस्कार करे, फिर काम पे जाए। ऐसे थोड़ी है यार कि आज 83-84 की उम्र में वो आदमी और ऐसे बैठ रहे हैं। जैसे आपने बोला मैं शॉट रेडी, फायर, फिर आगे ऐसे बढ़े। वो काम में अपने जितने बजे बोलोगे उतने बजे आ जाएंगे। जब तक आप बोलोगे नहीं सेट छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई खाम का टाइम वेस्ट नहीं है, इधर हो रहा है वो हो रहा है, आ रहे हैं तैयार हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बागवान पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे हम लोग। तो एक दिन की शूटिंग थी हमारी, ये सिद्धि विनायक के पास है ICICI बैंक में, क्योंकि उसमें दिखाया था। तो उसमें मैं बैंक मैनेजर हूँ, वो भी बैंक में काम करते हैं। तो मुझे रवि साहब याद रहते। रवि साहब बहुत कमाल का आदमी था यार, रवि चोपड़ा बहुत कमाल, भगवान का आदमी, याद आया। तो मुझे बोले लाले, ये भी लाले बोलते थे, दिलीप साहब को भी आदत थी लाले बोलने की। एक टीनू आनंद है, वो भी लाले, ये सारे जो पाकिस्तान वाले हैं लाले। लाले कल 7 बजे की शिफ्ट है, तो
तेरे और अमित जी के छोटे छोटे 3-4 सीन हैं और एक सीन में असरानी भी है। बोला, अच्छा तो कितने बजे आ जाऊँ? कितने बजे मतलब? मैं कह रहा हूँ 7 बजे की शिफ्ट है, तो बोलते कितने बजे आ जाऊँ? यार वो फिर 2 बजे उनको छोड़ना है अमित जी को, उनको मद्रास जाना है। ठीक है, आ जाऊँ। तो मेरे पास अपनी स्टीम गाड़ी थी, वो लेके आया, गाड़ी से उतरा मैं, 7 बजने में 5 मिनट थे, उतर के मैंने खुद ही चलाया था ऐसे करके। सामने स्पॉट बॉय नज़र आया, मैंने कहा यार एक चाय पिलाना। बोला बिल आया साहब। मैंने कहा अमित जी आए क्या? बोले अमित जी आ भी गए हैं, ड्रेस भी पहन लिया, मेकअप भी हो गया, तैयार है। मैं भागा वैनिटी के अंदर, मैं बोला चाय कैंसिल, कपड़े ला जल्दी, मैं कपड़े बोले वो 6:30 बजे आ गए थे, कपड़े भी पहन लिए, मेकअप भी कर लिए, और सेट पे आ जाओ, सीन पढ़ के तैयार होके ये वो, और कुछ नहीं, हंसते खेलते वहाँ हो जाएगा। तो वो आदमी आपको, ऐसा नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मुझे सब आता है, मैं कमाल का एक्टर हूँ, मैं इज लाइक आपकी तरह वो आदमी आपके साथ बिहेवियर 100 में से 100 मार्क्स। सक्सेस बचाना आसान नहीं है ना, वो आदमी जज्ब करके बैठा है। नहीं नहीं, मतलब मैं दूसरे किसी का एग्जांपल ही नहीं दे सकता आपके पास, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। आजकल तो टीवी का स्टार भी नया नया स्टार बनता है, उसके जलवे देखने लायक होते हैं कि वो पूरा हिला देता है स्टूडियो। अरे जलवे मतलब एक ट्रायल में अगर 4 आदमी तारीफ कर देते हैं आप पागल हो जाते हैं। कल रात को ट्रायल हुआ था यार, क्या काम किया तूने यार, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो ये तो समुंदर पी के बैठे हुए हैं, डकार भी नहीं लेते हैं। इनके बारे में ये सेंटेंस है कि ये तो समुंदर पी के डकार ना लें, सही बात। इतना मतलब। और आप मिलने जाएंगे, वो कुर्सी से उठ के खड़े हो जाएंगे, आपसे बैठे बैठे बात नहीं करते, ऐसे ऐसे करके। एटिकेट्स, मैनर्स, ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं इनसे, भंडार है, भंडार है। आपके दोस्तों ने तमाम सारे, आपके अलग अलग दोस्त अलग है, जैसे अभी आपने कहा लाले वो बोलते हैं, कोई तारी बोलता है, कोई अवतार बाबू बोलता है, ये सब। तारी निक नेम बन गया। तारी मुझे 3-4 लोग बोलते हैं। एक तो भट्ट साहब बोलते हैं, एक जेपी दत्ता बोलते हैं, एक राकेश बेदी बोलता है, एक हमारे मोहसिन खान क्रिकेटर थे जो, वो बोलते थे। तो कुछ लोग तारी बोलते हैं। अवतार बाबू। हाँ वो भी ऋषि कपूर गिल बाबू बोलते हैं। गिल बाबू का। हाँ, कुछ लोग गिल पाजी, हाँ कुछ गिल पाजी बोलते हैं। हाँ, धर्म जी गिल बोलते थे, ओ गिल, हाँ। वो सिर्फ गिल कहते पर थे। धर्म जी के साथ काम करने में मजा आता होगा ना, धर्म जी बहुत आदमी बहुत दिलदार टाइप का। दिलदार नहीं, धर्म जी जैसे भी आदमी नहीं पैदा नहीं होंगे। मतलब धर्म जी ऐसे एक्टर, धर्म जी ऐसे स्टार, धर्म जी ऐसे आदमी, धर्म जी बड़े भाई बोल लो, डाउन टू अर्थ बोल लो, जितनी क्वालिटीज कभी दुनिया में हो सकती है सारी एक आदमी में ढूंढनी है, धर्म जी। और एकदम बच्चे जैसा प्योर। प्योर प्योर अंदर बाहर से। मतलब मैं, मेरी तो औकात नहीं है कुछ किसी भी, मतलब धर्म जी, आपको नहीं मालूम, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए उनके साथ उठते बैठते हुए। मैं कभी भी घर जा सकता हूँ, मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। मैं, ऐसा हो जाता था कभी कभी उनका फ़ोन आता था तो मैं उठ के खड़ा हो जाता था कि धर्म जी का फ़ोन आया, ओ गेल, पंजाबी में। मतलब कई बार ऐसा होता था कि उनका फ़ोन आता था तो मेरे तो पाँव ज़मीन पे नहीं लगते थे, इतना प्यार। और फिल्म लाइन की बातें नहीं करते थे, देसी, पंजाब की, खाने की, घर की, माँ की, पिताजी की, भाई की, इसकी उसकी। एक बड़ा भाई, एक गांव वाला आदमी, एक सीधा साधा आदमी, इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा एक्टर, कुछ नहीं, जब मर्जी चले जाओ, आपके गले में हाथ डाल के बैठे हैं वो। क्या लिखते थे, हाँ कमाल का लिखते थे, मतलब हाँ, जो उन्होंने। शायरी शायरी करते बहुत बहुत। धर्म जी के बारे में भी अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, बहुत। और
उनको पूछिए जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा है। मैंने कुछ एक फिल्में की है, मैंने 40-40 दिन का आउटडोर किया उनके साथ, ये भी दत्ता की फिल्म होगा, फिर वो गुलामी हो, वो बंटवारा हो, या वो हथियार हो, या दूसरी फिल्में हो, तो बहुत। और उनको लगता था एक तो ये जाट है, हमारा बच्चा है, दूसरा मेरा गांव उनका गांव, हम सब दोनों लुधियाने के, उसी तरफ के। तो सारी बातें जो होती थी, हम हमारे उस तरफ की जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको बोलते हैं मालवा की बोली, हमारा पोर्शन को मालवा बोलते हैं, तो मलवई जो बोलते हैं। तो उनको लगता है यार ये अपनी ज़बान भी अपनी बोलता है भी अपने उधर का है भी जट है, तो वो सारी बातें तो बहुत प्यार करते थे। ऋषिदा ने बहुत प्यार दिया, धर्म जी ने बहुत प्यार दिया, दिलीप साहब ने प्यार दिया है, महेश भट्ट ने प्यार दिया है, ये सारे लोग प्यार जो बहुत, और जिनको मैं भी उतना ही प्यार। हाँ, क्योंकि ये सम्मान देना सम्मान लेना, ये ये सिखाया नहीं जा सकता किसी को। नहीं, प्लस मैं तो अलग कहता हूँ, सम्मान एक अलग चीज़ है, प्यार उसके ऊपर है, प्यार अलग है। मैं आप सम्मान आपकी पोजीशन को करता हूँ, आपके उसको करता हूँ, लेकिन जब मैं आपसे अकेले में बैठा हूँ तब आप मुझे जो बात करते हैं वो प्यार होता है। जब आप मेरे गले में हाथ डाल लेते हैं, या मेरे साथ जोक मारते हैं, या मेरी थाली में से उठा के खा लेंगे आप, या अपनी थाली में से मुझे खाने देते हैं, तो फिर आप वो स्टार वाला नहीं, आप डिस्टेंस नहीं रखते, वो प्यार है। वो वैनिटी कल्चर नहीं है ना। सही बात है। अब तो स्टार की वैनिटी अलग, उसका रसोई अलग, उसका जिम अलग। नहीं, उसकी सिक्योरिटी अलग, हाँ, उसका मेकअप मैन, उसका बॉय, उसका फलाना, उसका क्या कहते हैं वो डाइट वाला फलाना, पता नहीं क्या, ट्रेनर। और पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब आप एक यूनिट की तरह काम करते हैं ना, कि जब सब आपके होते हैं, अपने हैं, जिनसे आप 1 to 1 मिलते हैं, वो एक एनर्जी अलग लेवल पे काम करती नहीं, है। वो नज़र आती है, फिर स्क्रीन पे नज़र आती हाँ, है, क्योंकि ये है ही टीम वर्क। इसमें 100, 150, 200, 300 आदमी काम करते हैं, ये है ही टीम वर्क। हाँ, अकेला आदमी तो हो ही नहीं सकता ना, कोई कोई बोले अकेला मैं ही मैं हूँ, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। तो गिल साहब, मतलब वो लड़का जिसने साहनी साहब के प्ले पे को ना बोला, 18 साल का। हाँ, और एक गिल साहब जिन्होंने तमाम सारा काम करने के बाद, और सबसे अच्छी बात, ये यात्रा निरंतर चल रही हो, गुजराती सिनेमा हो, मराठी सिनेमा हो, हिंदी सिनेमा हो, पंजाबी सिनेमा हो, रामलीला हो, काम जारी है। काम जारी, वो बहुत ज़रूरी है। और देखो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है पराग, मैं लकी हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, इनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, इनको छूने का मौका मिला, इनसे सीखने का मौका मिला, इनसे सुनने का मौका मिला, इनको जानने का मौका मिला। मतलब और क्या मैं, मतलब और क्या मांगूँ यार, इससे ज़्यादा लकी आदमी क्या हो सकता है, मुझसे ज़्यादा लकी आदमी यार। बस वो मैं क्या मतलब, अभी नाशुक्र हूँ, और कि फिर भी अपने आप को अगर कोसता रहूँ कि यार मैं रोता रहूँ, क्या चाहिए मुझे यार। मुझे नाम से अगर मुझे आप बुलाते हैं, धर्म जी मुझे बुलाते हैं, या दिलीप साहब मुझे नाम से बुलाते हैं, या अमित जी बुलाते हैं, तो और क्या चाहिए। अगर मुझे मेरे नाम पता है उनको, या मुझे बैठने देते हैं साथ में, घंटों बातें कर लेता हूँ मैं दिलीप साहब के साथ, घंटों बैठा हूँ, 4-4, 6-6 घंटे। धर्म जी के साथ बैठा हूँ इसी तरह से, ऋषिदा के पास बैठा हूँ इसी तरह से, महेश भट्ट के साथ बैठा हूँ। मैं तो बहुत अपना मतलब लकी रहा हूँ। मुझे, मैं जब बार बार जो कह रहा हूँ, मुझे दोस्तों की वजह से, फिर वो दोस्त में और बहुत सारे दोस्त हैं। जेपी दत्ता मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हर पिक्चर में मुझे कास्ट किया। उमेश मेहरा मेरे दोस्त हैं, मुझे कास्ट किया। रमन कुमार मेरे मेंटर बोलता हूँ मैं उनको, क्योंकि सबसे पहले प्ले में काम उसने दिया, सारी फिल्मों में मुझे काम दिया, सारे सीरियल्स में काम दिया। ये सारे लोग हैं, मैं किसी एक की वजह से नहीं, मैं तो दोस्तों की वजह से सर्वाइव किया। और भी कुछ बहुत सारे दोस्त हैं। डेविड धवन, मैं 5-6 फिल्मों में काम किया उसके। रोमेश शर्मा, जिसने मुझे सीरियल में काम दिया, बहुत कमाल का काम दिया, काम भी दिया, पैसे भी दिए, रिस्पेक्ट दिया, प्यार भी दिया। मुझे सारी चीज़ें मिलती रही हैं। लोग कहते हैं यार ये मिला ये नहीं मिला, मुझे काम मिला, रिस्पेक्ट मिली, प्यार मिला, इज्जत मिली, सब मिला। अब उसमें
कहीं कम मिला कहीं ज़्यादा मिला वो बात अलग है, वो डिग्री कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, कहीं ज़्यादा क्लोज हो गए कहीं नहीं है। बट आई हैव बीन वेरी लकी एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज 47 ईयर्स हो गए मैं सरवाइव कर रहा हूँ, कि पैशन जो है प्रोफेशन बना चल रहा है। बच्चे इसी की रोटी खा खा के बड़े हुए हैं। मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया। ठीक है, मुझे जो मिला मैंने उसमें गुजारा किया और बड़ा अच्छा किया, बड़ी खुशी से किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। नौकरी करता क्या करता, कितने की आज क्या कर लेता, नौकरी कितने पैसे मिल जाते, क्या कर लेता। मतलब हिंदी सिनेमा देखने वाला कोई भी बच्चा जवान एक भी आदमी नहीं होगा जो अवतार गिल को नहीं पहचानता हो। नहीं अभी देखो ना, ये बदला हर चीज़ मिली है यार, फिर भी रोते रहो, फिर भी कंप्लेन करते रहो, नाशुक्रे बन के रहो। और रोजी रोटी है यार, मैं कुछ कमाल करने थोड़ी आया था, मैं शौक लेके आया था। फिर लगा यार ये तो पैसे भी मिलते हैं, बहुत बढ़िया। फिर लगा यार ये तो घूमने भी मिलता है, अरे यार ये तो प्लेन में भी ले जाते हैं, 5 स्टार में भी ठहरा देते हैं, और बच्चों की फीस भी भरी जा रही है, तो और क्या चाहिए यार। तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बहुत सारे लोग हैं दिन भर नौकरी करता फिर शाम को जाके ड्रामा करता। ऐसे अमोल पालेकर जैसे हाँ लोग वो जो यही करते बैंक थे, में हाँ, नौकरी करते हाँ, थे फिर हाँ, करते बहुत लोग थे, हाँ। एक वो नहीं बहुत लोग थे इसी तरह से। तो भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई रोजी रोटी इसी से चल रही है और आज तक चल रही है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मजदूर का बेटा हूँ यार, और ये डीएनए में एनर्जी वगैरह जो कहते हो ना, और पॉजिटिविटी तो मैं बहुत मेहनत से आई है, और नेगेटिविटी अब आने नहीं देता, लात मारता हूँ दूर से। नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव था, नेगेटिविटी भी बहुत थी, बिटरनेस भी बहुत थी, क्रिटिसाइज बहुत करता था लोग। साहब के साथ रह के निगेटिव बने रहना बड़ा मुश्किल काम था वैसे। बहुत बहुत सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो, निगेटिविटी आ जाए उनके रहते तो बड़ा मुश्किल है ये तो। बहुत सही, हाँ। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मतलब उस चीज के लिए आप बहुत लोगों के जलन के भागीदार हैं, इंक्लूडिंग मी। देखो ये भी अच्छा आदमी होने की निशानी है, जो अपने आप को मान रहा है इंक्लूडिंग मी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बोलना, ये दम चाहिए बोलने के लिए। यस। ये जो आप कह रहे हो ये दम चाहिए, बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ तो बस मैं यही गुजारिश करूंगा, रब ऐसी मेहर बनाए रखे, और आज से 20 साल बाद भी है हम जब आपके इंटरव्यू करें, एक नए मुकाम पे एक नई अलग बात करें। दुआ करो कि लोग मुझे बर्दाश्त करते रहें, झेलते रहें, और मुझे ये जो आज की पीढ़ी या नए नए लोग जो आए हैं ये मुझे कास्ट करते रहें, काम देते रहें, मैं काम करता रहूं, हमारी मुलाकातें होती रहें, हम इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं तो इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में एक बार पहले मैंने अपील भी की थी लोगों से कि भैया मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दो। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती काम मांगने में, ये बोलने में, भाई मुझे चाहिए काम, मैं मांग रहा हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार भी जब आपने पेपर के लिए किया था मैंने तब भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू के थ्रू। और आपने अभी ये मुझे क्या कहते हैं दुआ दी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 10 साल 15 साल 20 साल बाद फिर एक इंटरव्यू करेंगे। और आप तो इतने स्विफ्टली, मैं पकड़, आप बहुत शातिर अभिनेता है, आप जनरेशन को धोखा दे के बीच में गली से निकल के अगली जनरेशन में आ जाते हैं। नहीं उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उसमें फिर बेचारा कोई इस जनरेशन का कोई एक आध आ जाता है जो मुझे अच्छा लगता है, जो कहता है आपको देख देख के बड़े हुए हैं 90 के। जैसे ये हार्दिक मेहता ने मुझे कास्ट किया जब कामयाब फिल्म में एज अवतार गिल, आपने पता नहीं देखी? अभी आपने एक इंटरनेशनल फिल्म भी तो की है। हाँ हाँ हाँ, अभी आपने पता नहीं वो देखी कि नहीं कामयाब फिल्म? अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वो शाहरुख खान ने प्रोड्यूस की थी। उसमें मैंने एज अवतार गिल एज ए हिंदी फिल्म एक्टर का काम किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा उसने कहा आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं। मैंने कहा यार थैंक यू, बोले आपको तो इतना देखा है, 90s और 2000 की ऐसी कोई फिल्म ही नहीं होती थी जिसमें आप नहीं होते तो थे। 20-20 फिल्में हर साल, 20-25 फिल्में, 17-18 हाँ फिल्में तो हर साल। 17 फिल्में तक किए। 17 फिल्में मैंने 3 साल लगातार की हैं, और 14 फिल्में भी हर साल लगातार की हैं। मतलब जिस साल कम पिक्चरें रिलीज़ हुई मेरी वो 6-7 होती थी।
अदरवाइज मैक्सिमम 17 और मिनिमम 6-7, 10-12-14 चलती थी। मैंने कहा ना हर पिक्चर में इंस्पेक्टर, तो मैं कहता था मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खाम का बोलूँगा किसी दूसरे के पास जाएगा, तो मैं कहता मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो अभी ये जो हॉलीवुड की फिल्म करके आए आप, ये क्या है? ये तो हो गई है, हो गई, रिलीज़ हो गई है। हाँ, रिलीज़ हो गई है, की थी। हाँ, ये रिलीज़ हो गई, चली नहीं है पिक्चर। हाँ, हो गई है पिक्चर। हाँ, बाकी ये है कि इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, भोजपुरी हो गई, पंजाबी तो है ही, बंगाली हो गई, तेलुगु हो गई। अच्छा, तेलुगु भी हो? तेलुगु में 2 की। अच्छा। हाँ, तेलुगु में 2 की, एक वेंकटेश के साथ की थी और एक राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, वो भी की थी। वो उस वक्त तेलुगु उसने कई फिल्में बनाई हैं। तेलुगु मैंने उसमें एक फिल्म में एक मिनिस्टर का रोल किया था। जिन दिनों 94 में मैं रंगीला में काम कर रहा था, उन दिनों उसने कहा था मेरी फिल्म में एक यार तुम मिनिस्टर का कैरेक्टर कर दो। मैंने कहा कर देता हूँ। वो भी एक अद्भुत जीव है भाई। हाँ, 2 फिल्में की, बहुत मज़ा आया मुझे। रंगीला में बहुत मज़ा आया और उनके साथ मैंने जंगल की थी, उसमें भी मज़ा आया। रामू जी का तेज जो है वो रामू जी से नहीं संभलता, इतना तेज है उसमें। अद्भुत है, वो भी है, अलग ही दुनिया का आदमी है। अपने अपने में रहता है। हाँ। बढ़िया है। चलिए गिल साहब, बहुत मजा आया। अपन तो अभी और घंटों बात कर सकते हैं, मतलब आप थैंक यू डियर, थैंक यू। 25 साल का सफर अपन बहुत घंटों बिता के कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो इसके तो आप 50 एपिसोड बन सकते हैं। पर मुझे बड़ी खुशी हुई पराग आपसे बात करके, क्योंकि पॉडकास्ट तो इसी को बोलते हैं, गपशप होनी चाहिए यार। ये हमारी गपशप है, कोई इंटरव्यू थोड़ी है। तो ये अच्छा है, गपशप है, तो इस तरह से होती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, इट्स ए प्लेजर। थैंक यू डियर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।